तुलनात्मक लागत का सिद्धांत मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको बताया था कि लागतों में अंतर के कारण ही दो देशों के बीच में आपका व्यापार होता है। तो इस संबंध में मैंने आपके सामने एक लागत रखी थी, और वो लागत थी आपकी एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। यानी कि जब आपने क्या किया कि देख के ही अनुमान लगा लिया कि कौन देश कौन सी वस्तु को कम कीमत पर आपका बना रहा है। यानी कि जहाँ पर आपको बहुत अधिक मात्रा में जो है वो एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि देख के आपने जो डायग्राम बनाया, मैंने आपके सामने तालिका भेजी थी, उसमें आपने देख के ही आपने अनुमान लगा लिया कि दोनों देशों में से कौन देश कौन सी वस्तु को अधिक मात्रा में आपका बना रहा है। तो आपके सामने दो देश लिए थे, मैंने एक लिया था भारत और दूसरा लिया था वर्मा। और आप तालिका आपने देखी थी कि भारत ने 10 घंटे आपका काम किया, तो श्रम की से उसने क्या किया था, एक्स वस्तु की 10 इकाइयाँ बनाई, और जो था उसने वाई की जो थी वो आपकी 10 इकाइयाँ आपकी बनाई हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत एक्स को बनाने में और वर्मा जो है वह आपका वाई को बनाने में अधिक मात्रा में आपका कुशल है। तो इसलिए आपने देखा कि लागतों में निरपेक्ष अंतर के में जब होता है तो दो देशों के बीच में व्यापार करने में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि क्या होता है कि आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस आपको दिख जाता है, कौन देश कौन सी वस्तु को कम कीमत पर आपका बना रहा है। तो अब आपका है लागतों में आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस देखा, अब है आपका लागतों में समान अंतर, यानी कि इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट। इसका भी मैं आपके सामने तालिका आपको भेज रही हूँ, आप तालिका को देखिएगा और फिर जो है आपको समझने की आप कोशिश कीजिएगा, जो कि मैं आपको अपने लेक्चर के माध्यम से आपको समझाती रहूँगी, और आप अपने डायग्राम को देखकर उसको समझते रहिएगा। तो पहला अंतर था आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस, दूसरा है लागतों में समान अंतर। तो लागत इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट। तो लागतों में समान अंतर किसे कहते हैं? जब दो देशों में उत्पादन की परिस्थितियां समान होती हैं। जब दो देशों में उत्पादन की परिस्थितियां कैसी समान हैं, यानी कि आपकी परिस्थितियां आपकी इक्वल होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो लागत व्यय है, यानी कि जो कॉस्ट एक्सपेंडिचर है, वो भी कैसा होगा, दोनों देशों में आपका एक सा होगा। जब दो देशों में उत्पादन की परिस्थितियां एक सी हैं तो लागत व्यय भी आपका एक सा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लागतों में इसको आप लागतों में समान अंतर के नाम से आप इसे जानते हैं। अब जब दो देशों के बीच में लागतें आपकी समान हैं, यानी दो देशों में कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, तो नेचुरली क्या होगा कि दो देशों के बीच में आपका व्यापार नहीं होगा। जब दो देशों में बनाने की परिस्थितियाँ एक ही हैं, एक ही प्रकार की कीमतें हैं, तो दो देशों के बीच में आपका व्यापार नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए आपके सामने मैंने एक तालिका भेजी हुई है, आप इसको देख लीजिए। वो मैंने आपको लिखा है, इसमें भी मैं आपके 10 घंटे का श्रम ले रही हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि डेविड रिकार्डो ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ लेबर को लिया, यानी इन्होंने श्रम को ही इन्होंने आपका शामिल किया। तो इसलिए मैंने 10 घंटे का श्रम लिया, यानी कि मैंने कहा कि 10 घंटे में एक श्रमिक कितनी मात्रा में उत्पादन कर लेता है। तो भारत में क्या होता है, 10 घंटे काम करता है तो एक्स वस्तु की 10 इकाइयाँ बनाता है, और वाई वस्तु की कितनी बनाता है, 20। भारत में श्रम यदि 10 घंटे काम करता है तो एक्स वस्तु की 10 बना रहा है, और वाई की कितनी बना रहा है, 20। आपके सामने तालिका है, इसको आप देखिए। और वर्मा क्या कर रहा है, 10 घंटे श्रम कर रहा है, तो एक्स वस्तु की कितनी बना रहा है, 20, और वाई की कितनी बना रहा है, 40। यानी कि आपने देखा कि भारत 10 इकाई बना रहा है एक्स की, और वाई की बना रहा है 20 की, यानी कि अनुपात कैसा है, 1:2। और वर्मा क्या कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है तो एक्स की बना रहा है 20, और वाई की कितनी बना रहा है आपकी 40। यानी कि यहाँ पर भी अनुपात कितना है, 1:2। यानी कि यदि भारत आपका व्यापार नहीं करता है, भारत यदि ट्रेड नहीं करता है, तो उसको अपने देश में क्या करता है, 1 एक्स की देता है, तो अपने देश में वाई की कितनी मिल जाती है, उसको 2 मिलती है। और वर्मा भी यदि व्यापार नहीं करता है तो उसको भी एक्स की 1 लेने के लिए वाई की आपको 2 देनी पड़ती है। तो अनुपात वहाँ भी कितना है, 1:2 है। यदि दोनों देश आपके व्यापार करते हैं, भारत व्यापार करना चाहता है मान लो, तो एक्स की आपकी 1 देता है, तो वर्मा उसको 2 से अधिक मात्रा में वाई नहीं देगा। यदि भारत वर्मा से व्यापार करना चाहता है तो भारत की 1 एक्स के बदले में वर्मा वाई की 2 इकाइयों से ज़्यादा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा?
क्योंकि 2 के बदले में 2y के बदले में 1x उसको अपने देश में ही मिल जाती है, क्योंकि जो रेशियो भारत में है वही रेशियो कितना है वर्मा में भी है। यानी भारत में रेशियो है कि 1x दो और y की कितनी ले लो आप 2 ले लो, और वर्मा में भी यही है कि 1x दो और y की 2 ले लो, जब तक आप व्यापार ना ही करो। व्यापार तो तभी किया जाता है जबकि 2 देशों को व्यापार से लाभ होता है, परंतु यहाँ पर कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 के बदले में 2 अपने यहाँ भी मिल रही हैं और 1 के बदले में 2 से ज़्यादा आपको वर्मा भी आपको देने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी भी प्रकार का कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा है, तो इसलिए क्या होगा कि आप यहाँ पर आप व्यापार करने के लिए राजी नहीं होंगे। तो कह सकते हो कि जहाँ पर लागतें आपकी समान होती हैं तो उन देशों के बीच में व्यापार नहीं होता। जैसे कि मैंने आपके सामने एक तालिका भेजी है भारत और वर्मा की है, जहाँ पर कि रेशियो आपका कैसा है, भारत में 1:2 है, वर्मा में भी 1:2 है, यानी 1:2। तो 2 से ज़्यादा मात्रा में वर्मा आपको नहीं देगा, क्योंकि 2 के बदले में 1 तो उसको अपने देश में ही मिल जा रहा है, इसलिए दोनों देशों के बीच में आपका कोई व्यापार नहीं होगा। तो यदि आप इसको एक डायग्राम की सहायता से आप दिखाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी उत्पादन संभावना रेखा है, यानी कि फ्रंट आपकी प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व है, वो आपने देखा कि ऐसी स्थिति में आपका LM मैंने आपका प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व बनाया है। ये दोनों देशों में क्योंकि रेशियो आपका एक है 1:2 है, तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में एक ही आपकी रेखा है, यानी LM रेखा आपकी भारत की भी है और LM रेखा जो है वो आपकी किसकी है, आपकी वर्मा की भी है। तो यहाँ पर दोनों देशों की जो आपकी प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व है, यानी उत्पादन सीमा रेखा है, वो दोनों देशों की कैसी होगी, एक होगी। तो यदि ऐसी स्थिति है तो दोनों देशों के बीच में आपका कोई भी व्यापार नहीं होगा। और तीसरा अंतर होता है, पहला था एब्सोल्यूट डिफरेंस, दूसरा था इक्वल डिफरेंस, तीसरा है आपका लागतों में तुलनात्मक अंतर, यानी कि कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। तीसरा अंतर है लागतों में तुलनात्मक अंतर, यानी कि कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। जब एक देश को दूसरे देश की तुलना में दोनों ही वस्तुएं या दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में श्रेष्ठता यानी कुशलता, या कहना चाहिए आपकी बढ़ोतरी आपकी ज़्यादा प्राप्त होती है। जब एक देश को समझ लो, जब एक देश को दूसरे देश की तुलना में दोनों ही वस्तुओं को बनाने में अधिक मात्रा में कुशलता मिली हुई है, दोनों ही वस्तुओं को, जबकि एक वस्तु को बनाने में मिली तो दोनों में ही ज़्यादा है, परंतु एक को बनाने में उसकी काम करने की क्षमता दूसरे की तुलना में कैसी है, वो आपकी ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, उस वस्तु का उत्पादन करेगा या उस वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन को प्राप्त करेगा जिसमें उसकी कुशलता कैसी है, वो आपकी ज़्यादा है। जब एक देश को दूसरे देश की तुलना में दोनों ही वस्तुओं को बनाने में आपकी कुशलता मिली होती है, जबकि एक वस्तु को बनाने में उसकी काम करने की क्षमता दूसरी वस्तु की तुलना में आपकी ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, उस वस्तु को बनाने में विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन को प्राप्त करेगा जिसमें उसकी योग्यता कैसी आपकी ज़्यादा है। तो इसको आप एक डायग्राम के, आप एक तालिका के माध्यम से समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर आपके 10 घंटे का श्रम लिया है, यानी 10 घंटे के श्रम का उत्पादन मैं यहाँ पर आपका ले रही हूँ। तो 2 देश मैंने वही लिए हैं जो कि भारत और वर्मा थे, और 2 वस्तुएं लिए मैंने X और Y। अब भारत क्या कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, X की 10 इकाइयाँ बना ले रहा है और Y की कितनी बना रहा है, 10। भारत ये 10 घंटे काम कर रहा है तो X की बना रहा है 10, Y की बना रहा है 10, यानी कि रेशियो कैसा है, 1:1 का रेशियो है। यानी कि यदि भारत व्यापार नहीं करता है तो अपने देश में 1 X देता है और उसके बदले में कितनी मिल जाती है उसको, Y की 1 मिलती है, क्योंकि भारत में रेशियो 1:1 का है। और वर्मा में जो है, जो 10 घंटे काम करता है तो X की बनाता है 4 और Y की कितनी बनाता है, 8। तो उसके अनुपात कितना है, 1:2 का है। यानी कि वर्मा यदि व्यापार नहीं करता तो 1 X की देता है, उसके बदले में Y की कितनी मिल जाती है उसको, 2। अब आपके सामने जो तालिका है मैंने बताया, जब आप भारत को दोनों ही वस्तुओं को बनाने में, यानी कि X को बनाने में भी और Y को बनाने में आपकी श्रेष्ठता मिली है, किसकी तुलना में, वर्मा में। वर्मा क्या कर रहा है, भारत X की 10 बना रहा है तो वर्मा उसकी सिर्फ 4 बना रहा है। भारत क्या कर रहा है, Y की 10 बना रहा है तो वर्मा आपकी 8 बना रहा है, यानी दोनों ही वस्तुएं X और Y दोनों आपकी ज़्यादा बना रहा है।
परंतु आप खुद भी देखिए कि आपकी भारत को एक्स वस्तु को बनाने में काम करने की क्षमता वर्मा की तुलना में ज़्यादा है। कैसी है देखो, 10, ये भारत 10 बना रहा है और ये कितनी बना रहा है, 4, यानी कि 6 इकाइयाँ भारत आपकी ज़्यादा बना रहा है। भारत वर्मा से 6 इकाइयाँ आपकी ज़्यादा बना रहे हैं, जबकि वाई वस्तु को बनाने में उसकी काम करने की क्षमता सिर्फ 2 है, यानी भारत आपकी 10 बना रहा है तो वो कितनी बना रहा है, 8, यानी कि 2। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि काम करने की क्षमता तो दोनों में ही ज़्यादा है, परंतु एक्स को बनाने में उसकी काम करने की क्षमता आपकी कैसी है, ज़्यादा है, जबकि वाई को बनाने में उसकी काम करने की क्षमता कम है। तो जब एक्स को बनाने में उसकी 6 इकाइयाँ ज़्यादा बना रहा है, 6 इकाइयों को बनाने की क्षमता ज़्यादा है, और वाई को बनाने में सिर्फ 2 इकाइयों की क्षमता ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा कि वो क्या करे आपका, कि उस वस्तु को बनाए जिसमें कि उसको काम करने की आपकी क्षमता आपकी ज़्यादा हो। अब क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में यदि व्यापार होता है, जब तक व्यापार नहीं था तो भारत को क्या है कि 10 इकाइयों के बदले 10 इकाइयाँ एक्स की 10 वाई बनाए, 1 के बदले में 1 मिल रही है अपने देश में, 1 एक्स दे रहा है तो वाई की 1 ही मिल रही है। परंतु वर्मा क्या कर रहा है, उसको 1 इकाई एक्स के बदले में 2 इकाई वाई की देने के लिए तैयार है। तालिका देख लो कि 1 एक्स की देने के बदले में वर्मा उसकी 2 इकाइयाँ देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि अपने देश में 2 और 1 का रेशियो है, यानी 2-2 तो 1 उसको अपने देश में मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, यदि भारत उसको 1 देगा तो 2 इकाइयाँ आपकी वाई की दे देगा, तो उसको क्या है, भारत को यहाँ पर आपका जो लाभ है, 1 अपने देश में 1 के बदले में 1 मिल रहा है, जबकि वर्मा क्या कर रहा है, उसको 1 के बदले में आपका 2 देने के लिए आपका तैयार, तो भारत को फायदा है। परंतु वर्मा क्या करता है कि उसको 2 इकाइयाँ वाई की देनी पड़ती हैं, उसके बदले में 1 एक्स की मिलती है। तो यदि परंतु उसको क्या होता है, यदि 1 इकाई वो भारत को दे देता है, किसकी, वाई की, तो भारत कम से कम उसको 1 तो आपकी एक्स की देगा ही देगा। यदि वर्मा 1 इकाई वाई की भारत को देता है तो भारत कम से कम उसको 1 तो देगा ही देगा, परंतु अपने देश में 1 के बदले में कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, क्योंकि रेशियो कैसा, 1:2 का रेशियो। भारत यदि व्यापार नहीं करता है तो अपने देश में 1 के बदले में 1 मिलता है, परंतु यदि वर्मा से व्यापार करता है तो 1 के बदले में उसको 2 मिल जाती है, तो भारत को फायदा है। अब वर्मा यदि व्यापार नहीं करता है तो उसको 1 एक्स की लेने के लिए वाई की 2 देनी पड़ती है, जबकि वो क्या करता है, यदि भारत को 1 आपका वाई दे देता है तो भारत कम से कम उसको 1 एक्स देगा ही देगा, जबकि अपने देश में उसको कितना मिलेगा, उसको आधा मिलेगा। तो यही क्या कहलाता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आपका लाभ कहलाता है। तो आपके सामने मैंने तालिका बनाई है। जब तक दोनों देशों के बीच में व्यापार नहीं है तब तक आप देखो कुल उत्पादन कितना है, 10 एक्स बनाया है, 10 वाई बनाया है। वर्मा ने 4 एक्स बनाया है, 8 आपकी वाई बनाई है, यानी कुल उत्पादन जो है 14 एक्स बन रहे हैं और 18 कितनी बन रही है, आपकी वाई बन रही है। अब क्या होता है कि जब दोनों देश व्यापार करते हैं, भारत सिर्फ क्या करेगा, एक्स बनाएगा, क्योंकि एक्स को बनाने में उसकी काम करने की क्षमता 6 इकाई ज़्यादा है, जबकि वर्मा और वाई को बनाने में उसकी 2, तो यानी 6 इकाई का उसको फ़ायदा है। तो वो क्या करता है, सिर्फ एक्स बनाएगा और वर्मा के लिए क्या छोड़ देगा, वो आपका वाई को बनाना छोड़ देगा, क्योंकि उसमें उसको काम करने की क्षमता आपकी 2 इकाई ज़्यादा है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि जब जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत में ये बताया गया है कि जब आपकी कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट है, एक देश को दोनों ही वस्तुओं को बनाने में योग्यता मिली हुई होती है, परंतु वो उस चीज़ को बनाता है जिसमें कि उसके काम करने की योग्यता दूसरे देश की तुलना में कैसी ज़्यादा है। तो दोनों ज़्यादा है, आप खुद देख लो, एक्स और वाई दोनों में ज़्यादा है, परंतु एक्स की 6 इकाई ज़्यादा बना रहा है, वाई की 2 बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत क्या करेगा, एक्स बनाएगा आपका और वाई को आपका वर्मा के लिए छोड़ देगा। अब वो क्या करेगा, भारत वाई से अपने साधनों को हटाएगा और एक्स पर लगा देगा, और वर्मा अपने साधनों को एक्स से हटाकर आपका वाई पर लगा देगा, यानी कि कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, भारत का एक्स का आपका डबल हो जाएगा, यानी 20 इकाइयाँ आप भारत एक्स की बनाएगा और 20 इकाइयाँ भारत इसकी बनाएगा, और अब वर्मा कितनी बना लेगा, डबल हो जाएगा वर्मा का, 8 दूनी 16, 8 इकाई बनाया था उसने, क्या करा, जो इकाई उसने एक्स में लगा रखी थी, जो काम करने वाली लेबर, उसको आपने वाई पर लगा दिया, तो अब उसका उत्पादन कितना है, 16, यानी कि आपका उत्पादन 20 और 16 हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि उत्पादन 6 इकाई का आपका बड़ा है। उत्पादन आपका पहले कितना था, 14 एक्स बना रहे थे, आप कितना बना रहे हैं, 20 एक्स बना रहे हो, और ये आप 18, तो आप कह सकते हो 6 इकाइयाँ आपकी बढ़ी।
परंतु अब ये कह सकते हो कि पहले हम y की 18 बना रहे थे, अब 16 बना रहे हैं, तो कितनी इकाई का आपका अंतर अब हुआ? 2 इकाई का। यानी कि आपको फ़ायदा हुआ 6 इकाई का, नुकसान कैसा हुआ आपको? 2 इकाई का। तो ऐसी स्थिति में ये क्या आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ, यानी कि आपको लाभ ही मिला, आपको हानि नहीं मिली, आपको प्रॉफिट ही मिला, क्योंकि 6 इकाइयाँ आपकी बढ़ गई और 2 इकाइयाँ आपकी कम हो गई। तो ये क्या कहलाता है? आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ कहलाता है। यानी कि लाभ आपको ज़्यादा हुआ है और हानि कैसी हुई है? वो आपको कम हुई है। तो आप कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमको क्या मिला? इसके अंतर्गत लाभ मिला। अब यदि आप इसको डायग्राम की सहायता से आप दिखाते हैं, तो मैंने आपके सामने डायग्राम बना के रख दिया है आपको। आप देखो कि 2 इसमें मैंने उत्पादन संभावनाएं रेखाएं बनाई हैं। प्रोडक्शन कर्व, फ्रंटियर कर्व में 2 बनाए हैं, क्योंकि भारत में अनुपात है आपका 1:1। तो देखो 5 और 5 ये दोनों रेखाएं मैंने आपको मिलाई हैं, क्योंकि भारत में क्या है 1:2 ले लो, ठीक है। और वर्मा में अनुपात कितना है? 1:2, यानी कि 5 और 10 का मैंने बनाया है। तो ये रेखा आपकी जो आपकी LM आपकी ये आपकी रेखा है LP रेखा, और दूसरी आपकी LM रेखा है। ये दोनों क्या है? आपकी उत्पादन संभावना रेखा है। तो भारत की उत्पादन संभावना रेखा है आपकी LP और वर्मा की आपकी LM। और इन दोनों रेखाओं के बीच का जो गैप है, यानी कि जो आपकी PM आपकी रेखा है, वो क्या कहलाता है? अंतर है। वो आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ के नाम से आप इसे जानते हैं। तो ये आपका क्या है कि कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। व्यापार इससे ही होता है। व्यापार जो है आपका इसी सिद्धांत के बेस पर होता है कि लागतों में आपका तुलनात्मक अंतर, यानी कि एक देश को दोनों ही वस्तुओं को बनाने में आपकी योग्यता मिली है, परंतु क्या करेगा? वो उसी वस्तु को बनाएगा जिस वस्तु को बनाने में उसकी काम करने की योग्यता दूसरे देश की तुलना में कैसी आपकी ज़्यादा है। तो आपके सामने मैंने एक तालिका भेजी है, जिसमें भारत और वर्मा का मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो आप देखो, भारत ने दोनों ही वस्तुएं X भी 10 बनाई है और Y भी 10 बनाई है, और वर्मा ने क्या करा है? दोनों ही आपकी कम बनाई है, एक 4 बनाई है, एक 8 बनाई है आपकी। परंतु क्या है कि भारत को देख लो, X को बनाने में 6 इकाई ज़्यादा बना रहा है वर्मा की तुलना में, और Y कितनी बना रहा है? सिर्फ 2 इकाई ज़्यादा बना रहा है। तो फ़ायदेमंद ये होगा कि भारत क्या करे? अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, यानी श्रमिकों को Y वस्तु के उत्पादन से हटाए और किस में लगा दे? आपके X के उत्पादन में। तो जैसे ही X के उत्पादन में लगाएगा, X का उत्पादन आपका डबल हो जाएगा। और वर्मा के लिए फ़ायदेमंद है कि अपने साधनों को X से हटाए और कहाँ लगा दे? Y में। तो ये कितना हो गया? आपका उत्पादन हो जाएगा 16। तो आप कह सकते हो कि हमारा उत्पादन 6 इकाई बढ़ा, जबकि 2 इकाइयाँ आपकी कम हो गई। यानी कि Y का उत्पादन पहले 18 हो रहा था, अब 16। परंतु फ़ायदा आपको हुआ है 6 इकाई का, नुकसान हुआ है आपको 2 इकाई का। तो इसलिए फ़ायदा ज़्यादा हुआ है, नुकसान आपको कम हुआ है। तो यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आपका लाभ है। इसको मैंने आपके सामने एक तालिका से भी समझा दिया है कि भारत में आपका रेशियो आपका 1:1 है। तो जो आपकी कहना चाहिए LP रेखा है, वो आपकी भारत की आपकी उत्पादन संभावना रेखा है, और जो LM रेखा है वो आपकी वर्मा की है। भारत में जो आपका अनुपात है 1:1 है, वर्मा में अनुपात आपका 1:2 है, और जो इन दोनों रेखाओं के बीच का गैप है, यानी जो आपका PM जो बीच का गैप है, वो क्या कहलाता है? आपका अंतर्राष्ट्रीय लाभ के नाम से आप इसे जानते हैं। यहाँ पर उत्पादन कैसे हो रहा है? आपका स्थिर लागत के अंतर्गत हो रहा है, कांस्टेंट कॉस्ट के अंतर्गत हो रहा है। और जो आपकी LP और LM रेखाएं हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व। उसको आप उत्पादन सीमा रेखा के नाम से आप उसे जानते हैं। तो इसलिए आपके सामने मैंने 3 आपको बताए। एक बताया लागतों में एब्सोल्यूट डिफरेंस, और एक बताया मैंने लागतों में आपका इक्वल डिफरेंस, और एक बताया मैंने आपको कंपैरेटिव डिफरेंस। तो आप कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत है, वो आपको ये बताता है कि एक देश उन सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है जिन्हें वह अन्य देशों से कम कीमत पर बना लेता है, बल्कि वो उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनको बनाने में उसकी लागत तुलनात्मक रूप से दूसरे देश की तुलना में कम आती है। समझ में आया ना? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत आपको ये बताता है कि एक देश उन सभी वस्तुओं को नहीं बनाएगा जिन्हें कि वो दूसरे देश की तुलना में कम कीमत पर बना रहा है, बल्कि वो उन्हीं वस्तुओं को बनाएगा जिन वस्तुओं को बनाने में उसकी योग्यता कैसी है? दूसरे देश की तुलना में तुलनात्मक रूप से आपकी ज़्यादा है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जहाँ कह सकते हो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है, या जिस चीज़ को वो दूसरे देश की तुलना में तुलनात्मक रूप से न्यूनतम लागत पर या कम लागत पर आपका बना लेता है। तो डेविड रिकार्डो ने, जो मैंने आपको बताया था कि डेविड रिकार्डो ने कहा था
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल नहीं है, जबकि इंटरनल लेवल पर आपके मोबाइल हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अलग सिद्धांत होना चाहिए, जिसको कि इन्होंने कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी के नाम से इन्होंने बताया। तो ये सिद्धांत मैं आपके सामने बताया, परंतु इस सिद्धांत के बहुत अधिक मात्रा में इसकी मान्यता नहीं मिली, परंतु इसकी इम्पोर्टेंस तो है। परंतु फिर भी इसकी बहुत सारी आलोचनाएं की गई। आलोचनाएं ये की गई, कहा गया कि मूल्य के श्रम सिद्धांत जो है वो आपका दोषपूर्ण है, यानी लेबर कॉस्ट इज़ डिफेक्टिव। क्योंकि इसलिए डिफेक्टिव है क्योंकि किसी वस्तु का उत्पादन सिर्फ श्रम के आधार पर नहीं होता है, बल्कि किसी वस्तु को बनाने के लिए अन्य साधनों की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि खाली लेबर किसी चीज़ को नहीं बना सकता। आपको मालूम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस सब हैं। परंतु डेविड रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में सिर्फ क्या किया था, श्रम को ही उन्होंने शामिल किया था। इसलिए उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत की आलोचना की गई। कहा गया कि मूल्य का श्रम सिद्धांत कैसा है वो आपका गलत है, यानी लेबर कॉस्ट थ्योरी इज़ डिफेक्टिव, दोषपूर्ण है। फिर दूसरा उनके सिद्धांत की एक बात ये भी कही गई, कहा गया कि लागतों में स्थिरता का नियम अवास्तविक है। लागतों में स्थिरता का नियम अवास्तविक है, यानी एग्जम्पशंस ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट इज नॉट प्रैक्टिकल। यानी जो लागत स्थिरता नियम, जो आपने डायग्राम में भी देखा होगा, मैंने तीनों डायग्राम में लिखा हुआ है कि उत्पादन कौन सी लागतों के अंतर्गत हो रहा है, कांस्टेंट कॉस्ट, यानी स्थिर लागत है। तो ये मान्यता गलत है, जबकि आप जानते हैं कि प्रारंभ में आपका जो है उत्पादन आपका क्या चाहिए, कॉस्ट आपकी गिरती है, फिर आपकी न्यूनतम हो जाती है, उसके बाद आपकी बढ़ने लगती है। परंतु ये सिद्धांत उसको एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ एक ही करता है कि जबकि लागतें कैसी होती हैं आपकी स्थिर। तो डेविड रिकार्डो के सिद्धांत की एक मान्यता ये भी आपकी गलत है कि आपकी एग्जम्पशंस ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, यानी कि लागतें हमेशा आपकी स्थिर नहीं रहती, बल्कि शुरू में लागतें आपकी घटती हैं। आपको मालूम है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों घटती है। एक बिंदु पर क्या होता है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को काटती हुई ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, यानी शुरू में लागतें आपकी घटती हैं, बीच में आपकी स्थिर हो जाती हैं और फिर आपकी क्या होती है, आपकी बढ़ने लग जाती है। परंतु डेविड रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में सिर्फ एक ही चीज़ को लिया हुआ है, लागतों का स्थिरता का नियम, यानी कांस्टेंट कॉस्ट का लॉ उन्होंने अपने सिद्धांत में शामिल किया है। इसको अवास्तविक माना गया, कहा गया कि प्रैक्टिकल नहीं है। तीसरा जो आलोचना की गई थी वो थी आपकी 2 से अधिक देशों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। कौन? कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। दिस थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल मोर देन 2 कंट्रीज, यानी कि जहाँ पर आपके 2 से ज़्यादा देश होते हैं वहाँ पर डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी का सिद्धांत आपका लागू नहीं होता। दिस थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल मोर देन 2 कंट्रीज, क्योंकि जगह आपके सामने मैंने एग्जाम्पल भी लिया, उदाहरण भी आपके सामने दिए, चित्र भी मैंने आपके सामने बना के भेजा हुआ है। आपने देखा कि मैंने सिर्फ 2 ही देश लिए हैं। 2 देश कौन से आपके? एक भारत लिया, एक बर्मा लिया। तो कहा जाता है कि यहाँ पर हमने 2 ही देश लिए और 2 ही वस्तुएं भी ली। जबकि क्या होता है कि व्यापार, आप जानते हैं कि आज के समय में व्यापार सिर्फ 2 देशों के बीच में नहीं होता, बल्कि हम कई देशों के साथ हम व्यापार करते हैं। व्यापार करने में हमारे बहुत सारे देश होते हैं, परंतु जहाँ पर आपके ज़्यादा देश होंगे वहाँ पर ये सिद्धांत आपका लागू नहीं होगा। तो कहा जाता है दिस थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल मोर देन 2 कंट्रीज़, यानी कि जहाँ पर आपके 2 से ज़्यादा आपके देश होते हैं वहाँ पर ये सिद्धांत आपका लागू नहीं होता। तो इसलिए भी डेविड रिकार्डो के द्वारा दिए गए सिद्धांत की आपकी आलोचना की गई। फिर क्या था कि इन्होंने क्या किया था कि इग्नोरेंस ऑफ डिमांड, यानी डिमांड, इन्होंने मांग की दशाओं की अवहेलना करी। डेविड रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचना इसलिए भी की गई कि उन्होंने क्या किया था, इग्नोरेंस ऑफ डिमांड, यानी कि उन्होंने मांग के सिद्धांत की अवहेलना करी। जबकि आप जानते हैं किसी भी चीज़ के मूल्य को चलिए निर्धारित करना है तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही आपकी बराबर या एक्टिव रोल आपका अदा करती है। चाहे आपको कोई मूल्य का फिक्स करना हो, डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी आपकी इम्पॉर्टेंट है। परंतु ये सिद्धांत क्या करता है कि सिर्फ उन्होंने क्या लिया, सप्लाई को लिया। आपने देखा कि मैंने कहीं पर हर जगह कॉस्ट की बात करी, लागतों की बात करी, मैंने कहीं पर भी आपकी डिमांड की बात करी ही नहीं। जितने भी तीनों डायग्राम बनाए मैंने आपके सामने, आपने देखा कि सब में मैंने कॉस्ट ली, मैंने एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट का, दूसरा काम मैंने स्थिर लागत जो है कांस्टेंट कॉस्ट का, तीसरा मैंने कंपैरेटिव कॉस्ट का, परंतु मैंने डिमांड की बात कहीं पर भी नहीं करी। तो डेविड रिकार्डो के सिद्धांत की एक आलोचना ये भी की जाती है कि उन्होंने मांग की दशाओं की क्या की है, उन्होंने अवहेलना की है,
यानी इग्नोरेंस ऑफ डिमांड फैक्टर। तो इसलिए भी इनके सिद्धांत को बहुत अधिक मात्रा में मान्यता नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट क्या है कि स्वतंत्र व्यापार की मान्यता भी गलत है। एग्जेम्पशंस ऑफ फ्री ट्रेड इज डिफेक्टिव। ये सिद्धांत ये कहता है कि वर्मा और भारत दोनों फ्री ट्रेड कर रहे हैं। ये सिद्धांत आपका तभी लागू होगा जबकि दो देशों के बीच में आपका कैसा होगा, मुक्त व्यापार होगा, फ्री ट्रेड होगा। जैसे कि मैंने आपके सामने तालिकाएं बनाई हैं, मैंने देखा बताया एक दो ही देश लिए मैंने, क्योंकि दो देशों के में ही ये सिद्धांत लागू होता है, एक भारत और वर्मा। और मैंने कहा कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भारत से वर्मा में जाने में, वर्मा से भारत में आने में। वस्तुओं के आने जाने पर आपका कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि आपके व्यापार कैसा आपका स्वतंत्र है। जबकि आप जानते हैं कि आज के समय में व्यापार आपका फ्री नहीं होता है, बल्कि हम क्या करते हैं, व्यापार पर अनेकों प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। उन्हीं देशों से आप व्यापार करना पसंद करते हैं जो देश हमारे मित्र देश होते हैं, उनसे ही आप फ्री ट्रेड करते हैं। परंतु यदि कोई देश आपका मित्र देश नहीं है, यदि कोई देश आपका फ्रेंड नहीं है, तो उससे आप व्यापार करना क्या करते हैं, आप पसंद नहीं करते। तो कहा जाता है स्वतंत्र व्यापार की मान्यता कैसी है, वो आपकी गलत है। एग्जेम्पशंस ऑफ फ्री ट्रेड इज डिफेक्टिव। इसलिए भी डेविड रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचना की गई थी। फिर है कि साधनों की गतिशीलता की मान्यता अव्यावहारिक है, यानी एग्जेम्पशंस और फैक्टर मोबिलिटी इज डिफेक्टिव। क्योंकि डेविड रिकार्डो ने कहा कि फैक्टर्स और प्रोडक्शन कैसे अपने देश में पूरी प्रकार से मोबाइल है। डेविड रिकार्डो कहते हैं कि फैक्टर्स और प्रोडक्शन अपने देश में पूरी प्रकार से मोबाइल है, यानी एग्जेम्पशंस ऑफ फैक्टर्स मोबिलिटी इज डिफेक्टिव। जबकि वो कहते हैं अपने देश में आप पूरी प्रकार से मोबाइल हैं और इंटरनेशनल लेवल पर आप पूरी प्रकार से आप मोबाइल नहीं हैं। तो कहते हैं गलत है। अपने देश में भी कई बार फैक्टर्स और प्रोडक्शन एक जगह से दूसरे जगह पर जाना पसंद नहीं करते हैं। अपने देश में भी फैक्टर्स और प्रोडक्शन क्या होते हैं, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह में जाने में पसंद नहीं करते हैं। यानी कि हो सकता है कि रहन सहन में अंतर हो, खान पान में अंतर हो, या अपने आसपास के परिवेश से अधिक मात्रा में आपने अटैच्ड होने के कारण हम क्या करते हैं, अपना घर छोड़ कर दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करते। इसलिए ये कहना कि अपने देश में हम पूरी प्रकार से मोबाइल हैं, गलत है। और इंटरनेशनल लेवल पर ये डेविड रिकार्डो कहते हैं पूरी प्रकार से मोबाइल नहीं है, तो ये भी गलत है। कभी काम के अच्छे अवसर मिलते हैं या हमको अच्छी सैलरी मिल रही होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना देश छोड़कर भी दूसरे देश में जाने के लिए राजी हो जाते हैं। तो साधनों की गतिशीलता की मान्यता एग्जेम्पशंस ऑफ फैक्टर मोबिलिटी इज डिफेक्टिव, जो उन्होंने कहा कि साधन अपने देश में पूरी प्रकार से मोबाइल है, ये गलत है। तो इन 5 या 6 जो आलोचनाएं मैंने आपको बताई हैं क्रिटिसिज्म, इसके बेस पर डेविड रिकार्डो के सिद्धांत की आपकी आलोचना की गई। क्योंकि ना उन्होंने सिर्फ एक तो लेबर को ही लिया, दूसरा उन्होंने कांस्टेंट कॉस्ट के बारे में ही बात करी, और सिर्फ आपके दो ही देशों के बीच में ये आपका सिद्धांत लागू होता है। और उन्होंने क्या किया कि डिमांड फैक्टर की उन्होंने अवहेलना करी, इग्नोरेंस ऑफ डिमांड फैक्टर। और फ्री ट्रेड की मान्यता भी आपकी गलत है, दो देशों के बीच में आपका मुक्त व्यापार नहीं होता है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूरी प्रकार से अपने देश में आपके मोबाइल नहीं होते। इन सब बातों के आधार पर डेविड रिकार्डो के सिद्धांत की आपकी आलोचना की थी आगे आने वाले अर्थशास्त्रियों ने। जब भले ही इसकी कितनी मात्रा में आलोचना की गई हो डेविड रिकार्डो के सिद्धांत की, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में सबसे पहले सिद्धांत देने का काम डेविड रिकार्डो ने ही किया था। और क्योंकि उनके सिद्धांत भले ही 100% सही ना हो, परंतु इंटरनेशनल ट्रेड की एक टेंडेंसी को जानने के लिए, एक प्रवृत्ति को जानने के लिए ये सिद्धांत कैसा है आपका महत्वपूर्ण है। और इसके बेस पर ही आगे चलकर अन्य लोगों ने भी अपने सिद्धांत दिए। परंतु जो क्लासिकल सिद्धांत है वो आपका डेविड रिकार्डो का सिद्धांत है, जो कहता है कि दो देशों के बीच में व्यापार का मुख्य कारण क्या है, लागतों में आपका अंतर है। यानी दो देशों में जब आपका लागतों में डिफरेंस होता है तो दो देशों के बीच में क्या होता है, वो आपका व्यापार होता है। तो हम व्यापार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो है कि दो देशों के बीच में जब हम व्यापार करते हैं तो हम क्या करते हैं कि लागतों का कंपैरेटिव आपका डिफरेंस देखते हैं। तो इस संबंध में मैंने बताया कि आप भले ही दोनों वस्तुओं को बनाने में अधिक मात्रा में आप निपुण हैं, भले ही कितनी वस्तुओं को आप अधिक मात्रा में बना रहे हैं, परंतु हर चीज़ को आप नहीं बनाएंगे, बल्कि आप उस चीज़ को बनाएंगे जिस चीज़ को बनाने में आपकी काम करने की क्षमता दूसरे देश की तुलना में कैसी है, वो आपकी ज़्यादा है।
तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत है डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया है, उन्होंने लागतों के बेस बनाकर, यानी लागतों को अपना आधार बनाकर आपके सामने अपना सिद्धांत रखा। और लागतों में 3 प्रकार के अंतर उन्होंने बताया। एक तो एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी कि जहाँ पर कि लागतों में निरपेक्ष अंतर है। दूसरा है इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी कि जहाँ पर लागतें कैसी आपकी समान हैं। और तीसरा है कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी लागतों में तुलनात्मक अंतर। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस में तो आपने देखा कि आपने देखते ही अनुमान लगा लिया कि कौन देश कौन सी वस्तु को बनाने में अधिक मात्रा में आपका निपुण है, तो वो वही बनाएगा। और जहाँ पर लागतें आपकी इक्वल होंगी, दोनों देशों में काम करने की परिस्थितियाँ एक सी हैं, कॉस्ट आपकी एक सी आ रही है, आपके प्रोडक्शन फैक्टर्स आपके एक से हैं, वहाँ पर जो है क्योंकि कॉस्ट एक सी है तो व्यापार नहीं होगा। व्यापार के लिए जो मैंने तीसरा वाला आपको बताया है, लागतों में तुलनात्मक अंतर, यानी कि कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, इसी के बेस पर आपका व्यापार होता है। इसमें मैंने आपके सामने एक तालिका भी भेज दी है, इसको आप समझ लीजिएगा कि भारत को आपने देखा कि दोनों ही वस्तुएं ज़्यादा बना रहा है, 10 और 10 बना रहा है। वर्मा जो है 4 और 8 बना रहा है। भारत में अनुपात 1:1 का है, वर्मा में 1:2 का है। यानी कि यदि भारत x की 1 देता है तो वर्मा उसको 2 देगा ही देगा, क्योंकि उसके खुद के यहाँ रेशियो कितना 2:1 है। परंतु यदि वर्मा क्या करता है, 1 इकाई y की देता है तो भारत उसको x की 1 देगा ही देगा, क्योंकि भारत के यहाँ रेशियो कैसा है 1:1 का है। परंतु यदि वर्मा अपने यहाँ 1 देता है तो उसको अपने देश में आपकी x की कितनी मिलती है, आधी मिलती है। तो यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आपका लाभ है। तो जो कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट है ये बताता है कि दो देशों में व्यापार का मुख्य कारण क्या है, लागतों में तुलनात्मक अंतर। यानी क्या करते हैं आप, लागतों का कंपैरेटिव अंतर देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत बताता है कि एक देश उन सब वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता जिन्हें वो अन्य देशों से कम कीमत पर बना लेता है। यानी आप उन सब चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं करेंगे जिनको कि आप लो कॉस्ट पर बना रहे हैं, बल्कि उन वस्तुओं को आप बनाएंगे जिनको बनाने में आपकी लागत कैसी आती है, दूसरे देश की तुलना में तुलनात्मक, ये शब्द जरूर जोड़िएगा, तुलनात्मक कंपैरेटिव रूप से कैसी आती है, वो आपकी कम आती है। क्योंकि ये लागतों में तुलना कर रहा है, इसलिए सिद्धांत का नाम ही क्या है आपका, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। सिद्धांत का नाम है आपका कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, लागतों का तुलनात्मक स्टडी आप कर रहे हैं। तो इस बेस पर डेविड रिकार्डो ने अपना सिद्धांत आपके सामने रखा था। परंतु सिद्धांत को बहुत अधिक मात्रा में मान्यता इसलिए नहीं मिली है, बहुत सारी एग्जम्पशंस के बेस पर, जिसमें मैंने बताया कि आपको लेबर को उन्होंने इम्पोर्टेंट स्थान दिया है, और ये माना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने देश में आपकी पूरी प्रकार से मोबाइल होते हैं, और फ्री ट्रेड की मान्यता को ये मानकर चले थे। और इन्होंने मांग की, इन्होंने अवहेलना करी, इस बेस पर उनके सिद्धांत की आलोचना की गई। परंतु फिर भी आप कह सकते हैं कि दो देशों में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रवृत्ति को समझने के लिए ये सिद्धांत कैसा आपका महत्वपूर्ण है। तो ये सिद्धांत आप पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम में अक्सर आपका इसका पूछ लिया जाता है। तो ये सिद्धांत आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और ये सिद्धांत अक्सर एग्ज़ाम में आप देख लीजिएगा, पिछले साल का पेपर आप देखिए, ये सिद्धांत जो है आपसे पूछा गया है। तो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी आपकी पढ़ाई गई, परंतु आगे चलकर इस सिद्धांत में बहुत सारे आपके अन्य सिद्धांत जोड़ दिए गए हैं, जिन्होंने कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया। कि आपने देखा कि इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी, मार्शल का सिद्धांत है, हबलर का सिद्धांत है, हेक्सचर ओलिन का सिद्धांत है। तो जो ये सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया, ये आपका क्लासिकल थ्योरी है, यानी प्राचीन परंपरावादी सिद्धांत के नाम से आप इसे जानते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट जो आपको बताऊंगी कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये सिद्धांत आपका लागू होता है अथवा नहीं होता। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके बाद में हम देखेंगे कि कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, अल्प विकसित देशों में ये किस प्रकार से आपका लागू होता है अथवा नहीं होता है। यदि करते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं, क्या आपको नुकसान होते हैं। तो ये आप नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, और इसको जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट आपका एक सिद्धांत है। ठीक है, ओके, बाय।